किसकी बात करते हैं? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं। तो इसका गठन कब होता है? 1885 में होता है। इसका गठन कब होता है? 1885 में होता है। इसके बाद बात करें तो ये INC जो है ना, किसके दिमाग की उपज मानी जाती है? वो कौन है आपके? A.O. ह्यूम है। कौन है? A.O. ह्यूम है। कौन है? A.O. ह्यूम है। ये उनके दिमाग की उपज मानी जाती है। लेकिन सबसे पहला तो पॉइंट यही होता है ना कि INC बना ही क्यों, इसका जरूरत ही क्यों पड़ा, है ना? INC की जरूरत ही क्यों पड़ा हमें, ठीक है? ठीक है, तो ज्यादा लेट नहीं करते हुए हम बात करते हैं किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं। तो कहता है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में से एक है, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में से एक है, ठीक है? कौन है ये? INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इसकी स्थापना कब होती है? 1885 को। कब होती है? 1885 को। कब? 28 दिसंबर। क्या होता है? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है? इसके साथ साथ इसके संस्थापक कौन है, या फिर इसके दिमाग का मतलब INC जो है ना, ये किसके दिमाग की उपज मानी जाती है? तो वो कौन है? हमारे A.O. ह्यूम है। कौन है? A.O. ह्यूम थे, जो कि एक ब्रिटिश कालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी एवं राजनीतिक सुधारक भी थे, ठीक है? मतलब ब्रिटिश काल में जो है ना, ये क्या थे आपके सिविल सेवा के अधिकारी थे और साथ साथ में राजनीतिक सुधारक भी थे। ये चीज ध्यान में रखना है। आगे बात करें ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? 72 मेंबर, 72 मेंबर्स जो है ना, इसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है? 72 मेंबर्स भाग लेते हैं। ये प्रतिनिधियों द्वारा 28 दिसंबर 1985 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि राष्ट्रीय INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में तो हुई थी, लेकिन ये कहां पे हुई थी? तो ये बंबई में हुआ था। अगर शहर पूछ लिया जाए तो वो बंबई हो गया, लेकिन अगर स्थान पूछ लिया जाए तो वो आपका क्या हो जाने वाला है? वो स्थान हो जाएगा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई। कहां होगा? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई के भवन में हुआ था। यह चीज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। फटाफट आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है, एंड साथ साथ में आप सारे ग्रुप में भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, ठीक है? आगे बात करते हैं तो आगे देखते हैं कि इसके संस्थापक कौन है? A.U. ह्यूम थे। साथ साथ में उस वक्त प्रथम अध्यक्ष की कमान वोमेश चंद्र बनर्जी के हाथों में थी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान किसके हाथों में थी? तो वो वोमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है? आगे बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी में कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। अब कांग्रेस पार्टी की जब बात करते हैं ना, तो कांग्रेस पार्टी जो है इसमें बहुत फेमस इंसान आते हैं। जैसे क्या कि महात्मा गांधी थे, आपके कौन हो गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, साथ में लाल बहादुर शास्त्री, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? ऐसे करके बहुत सारी बड़ी हस्तियां थी। जैसे देखिएगा, नेहरू और शास्त्री युग चलता है, एक नेहरू और शास्त्री युग कब चलता है आपका? 1947 से 1966 चलता है, ठीक है? तो ये हमारा एक एक्सटर्नल फैक्ट है। ये चीज आपको बस हम आपको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? ये ज्यादा कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं इंदिरा युग की, बात करते हैं 1966 से 84, फिर राजीव गांधी और राव युग की बात करते हैं 1984 से 98, फिर आधुनिक युग की बात करते हैं 1998 से वर्तमान के नाम से जाना जाता है, जो कि इसमें से क्या है? नेहरू और गांधी परिवार के सबसे अधिक समय तक रहा था। मतलब क्या? इसमें नेहरू और गांधी परिवार के ही लोग जुड़े थे। कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष बने, जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता रहे, वो गांधी और नेहरू के परिवार के ही थे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। साथ में ये भी देखिएगा कि अब बात करते हैं कि इतिहास में उल्लेखित है कि नेहरू गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व लगभग
4 दशकों तक किया था। कितने दशक तक? 4 दशक, मतलब समझ लिया जाए कि 40 साल तक किया था। कितने साल तक? 40 साल 40 साल तक। इसी दौरान 1919 में, कब? नेहरू के परिवार से मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस पद का जो कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस में पहले पद संभालने वाले नेहरू परिवार के कौन व्यक्ति थे? तो वो मोतीलाल नेहरू थे। कब संभालते हैं? तो 1919 में। क्या कब संभालते हैं? 1919 में। जब 1919 का डेट आया तो आप फटाफट बताइएगा कि 1919 में दो कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई थी। 1919 में मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस में, मतलब नेहरू परिवार के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस का पदभार संभाला। इसके बाद बात करें, उसके बाद उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में, कब? 1929 में पार्टी का बागडोर संभाला। और उनके बाद उनकी बेटी कौन? इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी, फिर उनके बेटे राहुल गांधी, ऐसे करके चलता आ रहा है। ठीक है, चलता आ रहा है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरह से कांग्रेस के पोस्ट को संभाला जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे सबने कमेंट किया। मेहताब सर आपने जालियांवाला बाग, रोशनी मैम आई डोंट नो सर। इसमें दो चीज हुआ था मैम। इसमें क्या हुआ था कि एक रॉलेट एक्ट, कब हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो गया, मतलब इसका जब विरोध होने लगा ना, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या हो गया, आपका जालियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया था। दोनों आपका कब? 1919। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल सबका सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसके उद्देश्य क्या, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मेन प्रोस्पेक्टिव क्या था। ठीक है, क्यों ही हमें जरूरत पड़ गई, क्यों ही हमें राष्ट्रीय कांग्रेस की जरूरत पड़ गई। तो देखते हैं क्या कि कांग्रेस का लैटिन शब्द में क्या कहा जाता है ना, साथ आना, मतलब क्या, एक साथ यूनाइट हो जाना। और जब लोग एक साथ यूनाइट होकर क्या करेंगे, ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे ना, तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वही बोलता है ना कि एक लकड़ी अगर आप लीजिएगा तोड़ने के लिए तो तुरंत टूट जाएगा, लेकिन आप जब एक लकड़ी का गट्ठा तोड़िएगा तो आप देखिएगा क्या कि वो लकड़ी का गट्ठा जो है ना एक साथ नहीं टूट पाता। क्योंकि बोला हम लोग बचपन में, और आप लोग अभी भी पढ़ाते होंगे सर, कि बचपन में ये कहानियां चलती है कि एकता में बहुत ही ज्यादा बल होता है। तो बस वही चीज है कि कांग्रेस का मतलब ही था कि सब चीजों को क्या लेके आ जाना, साथ लेके आ जाना। जी रूपा मैम गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो स्कॉटलैंड निवासी कौन है? ए.ओ. ह्यूम है, जो कि सिर्फ 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मदद से क्या करते हैं, कांग्रेस पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें इसमें क्या कौन कौन थे। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, पत्रकार थे, साथ में और वकीलों का समूह भी शामिल था। कहा जाता है कि ए.ओ. ह्यूम ने इस पार्टी की स्थापना जिन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर की थी, उनमें से सबसे प्रमुख कौन कौन सा लक्ष्य था। तो उनमें से सबसे प्रमुख लक्ष्य की बात करते हैं तो करते हैं क्या कि इसमें क्या था कि सभी भारतीयों को उचित शिक्षा प्रदान कर भारत सरकार में अधिक हिस्सेदारी हासिल करना। ठीक है, अब कल का टॉपिक आपको याद आ रहा होगा। कल हम क्या देखे थे कि जब भारत में आर्थिक और सामाजिक सुधार हो रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिससे हम लोग असंतोष थे, तो उसमें क्या देखे थे कि एक तरह से एजुकेशन सिस्टम चलाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्या चलाया गया? एजुकेशन सिस्टम चलाया गया। तो जब एजुकेशन सिस्टम चलाया गया ना, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अब भारतीय लोगों को अंग्रेजी का शिक्षा दिया जाएगा। तो बस वही चीज है इसमें कि ए ह्यूम बताते हैं कि मेन उद्देश्य जो था कांग्रेस बनाने का कि शिक्षा को और ज्यादा क्या करना, स्प्रेड करना, शिक्षा को और ज्यादा फैलाना, ताकि भारतीय लोग क्या कर सके, सरकार के कामों में अधिक हिस्सेदारी ले सके। ठीक है, आगे बात करते देश के भीतर धर्म वंश संबंधी विवादों का खत्म कर राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहन देना। आपको लगता है कि ए ह्यूम का यही सब मेन प्रोस्पेक्टिव होगा? ये तो मतलब बोलता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और है और खाने के लिए कुछ और है। ये क्या है हमारा? हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और है और खाने के लिए कुछ और है, वही वाला कहानी है ये। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है यह सुनिश्चित करना कि आने वाले समय में भारतवासी जन कल्याण के लिए किस दिशा में किस आधार पर कार्य किया जाए। और राष्ट्रीय कांग्रेस का मेन उद्देश्य यही था कि भारतीय समाज जो है ना वो किस उद्देश्य पर काम कर रहा है, या फिर भारतीय समाज की दिशा
क्या है, वो किस दशा की तरफ या किस दिशा की तरफ जा रहा है, उसके बारे में, भारतीय समाज के कल्याण के बारे में बात करने की बात करता है। किसके बारे में? कल्याण की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सभी भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना। सभी भारतीयों को क्या देना? राजनीतिक शिक्षा देना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे, तो एक समान आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के लिए देशवासियों को क्या करना? एकजुट करना। ये कांग्रेस का मेन उद्देश्य था। ये कांग्रेस का क्या था? मेन उद्देश्य था। लेकिन अगर हम इससे हटकर थोड़ा सा बता दें, इससे हटकर थोड़ा सा बताएं तो क्या हुआ था, थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो 1857 में क्या हुआ कि 1857 में जो विद्रोह हुआ ना, तो कहा जाता है क्या कि ब्रिटिशर्स को इस विद्रोह ने पूरा का पूरा घुटने के बल पे लाके छोड़ दिया। अब जब घुटने के बल पे आ गया तो ब्रिटिशर्स इस चीज से चिंतित हो गए। इस चीज से क्या हो गए? चिंतित हो गए कि एक दिन ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं भारतीय लोग फिर से हमारे ऊपर आ धमकेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं फिर से ये क्या कर देगा, कोई ना कोई एक्ट, कोई ना कोई ये रिवॉल्ट कर देगा। इसलिए इससे अच्छा कि हम एक ऐसे जासूस को क्यों ना भारतीय समाज में छोड़े, जो कि भारतीय समाज में क्या क्या चल रहा है, उनकी क्या क्या मानसिक स्थिति है, वो क्या क्या करने वाले हैं, उसके बारे में आके हमें संपूर्ण जानकारी दे और उस हिसाब से हम उसको क्या कर सके, दबा सके, उसको सरप्रेस कर पाए। ठीक है, तो बस इसी चीज के लिए आईएनसी की स्थापना की गई थी। इसीलिए किसकी स्थापना की गई? आईएनसी की स्थापना की गई। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको उद्देश्य समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को उद्देश्य समझ में आ गया तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। अगर आपको उद्देश्य समझ में आ गया तो प्लीज एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिए। बस 13 लोग ही वॉचिंग है, प्लीज आप लोग बस इतना ही कर दीजिए ना कि जो लाइव सेशन चल रहा है इसको शेयर कर दीजिए, लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए। जी रूपा मैम गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग मेरे तरफ से। प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए लाइव सेशन को। और अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। अगर पॉइंट समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए मैम। जी रोशनी मैम थैंक यू। अब लग रहा है कि आपको टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बस बोलता है ना कि काफिला एक लोगों से चलता है और धीरे धीरे काफिले में सभी लोग आने लगते हैं। तो बस वही है रोशनी मैम, उस काफिले की शुरुआत करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मेहताब सर आपको भी बहुत थैंक यू। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें। और हाँ, मैं एक पॉइंट और मेंशन करना चाहूंगा कि सर मैम अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मैं आपसे उम्र में बहुत बहुत छोटा हूंगा। अगर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज आप एक बार कमेंट में बोलिएगा कि हाँ भाई आपने यहां पे गलती करी है, मैं उस चीज को सुधारने की कोशिश भी करूंगा, मैं उस चीज को पुनः आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा, उस चीज को रिपीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर हमसे कोई गलती हो जाता है तो प्लीज आप लोग एक बार बताइएगा। जी अहमद सर जी आपको भी समझ में आ गया, थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो देखते हैं अब कांग्रेस अधिवेशन की, किसकी बात करते हैं? कांग्रेस अधिवेशन की। तो कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, स्थापना का कारण क्या था, कब स्थापना हुआ, कहां स्थापना हुआ, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो कांग्रेस अधिवेशन भारतीय के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समय समय पर आयोजित किए गए थे। मतलब क्या कि आप देखिएगा ना कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है या सेशन होता है, ये हर एक साल होता है। 1885 से शुरू हुआ और आपका कहां तक चला, 1947 तक चला। ठीक है, 1885 से शुरू हुआ और 1947 तक चला। ठीक है विवेक सर थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में तो बिल्कुल की गई, लेकिन इसका पहला अधिवेशन कहां किया गया? बंबई में। वर्तमान में बंबई को क्या कहते हैं? मुंबई कहते हैं। में कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। तो आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि जब उमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी तो उस समय उमेश चंद्र बनर्जी का पद क्या रहा होगा? तो उनका पद क्या था कि वो कोलकाता में हाई कोर्ट में बैरिस्टर के पोस्ट पर थे। किसके पोस्ट पर थे? बैरिस्टर के पोस्ट पर थे। ठीक है, तो सबसे पहले कांग्रेस का सबसे पहला सेशन जो 1885 में गोकुल दास संस्कृत कॉलेज बंबई में हुआ था, गोकुल दास संस्कृत कॉलेज बंबई में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके कौन? उमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। डफरीन सब इनके बारे में कहा। ठीक है, तो हाँ डफरीन ही तो है सर, देखिए तो लॉर्ड डफरीन है ना। तो
तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि वायसराय लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ने कांग्रेस की स्थापना का अप्रत्यक्ष रीति से समर्थन किया था। तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का समर्थन किया था। लॉर्ड डफरिन ने क्या किया? कांग्रेस का समर्थन किया था। ठीक है, यह सही है कि अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑटोवियंस ह्यूम, मतलब क्या कि ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस का जन्मदाता था और 1912 में उसकी मृत्यु हो जाने पर कांग्रेस ने उसे अपना जन्मदाता और संस्थापक घोषित किया था। तो लॉर्ड डफरिन की मृत्यु कब हो जाती है? 1912 में। लॉर्ड डफरिन की मृत्यु कब हो जाती है? 1912 में। सॉरी, लॉर्ड डफरिन नहीं सर, ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु, माफ कीजिएगा, ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु कब हो जाती है? 1912 में। और इसके मृत्यु प्रांत क्या हो जाता है ना कि इनको कांग्रेस का जन्मदाता कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कांग्रेस का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार 1885 में ह्यूम के सिवा और कोई व्यक्ति कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। मतलब गोपाल कृष्ण गोखले क्या बोलते हैं कि अगर ह्यूम ना होता तो आज कांग्रेस भी ना होता, अगर ह्यूम ना होता तो आज कौन नहीं होता? कांग्रेस भी नहीं होता। इसका मतलब क्या कि सारा का सारा क्रेडिट किसको जाता है? ए.ओ. ह्यूम को जाता है कांग्रेस को बनाने का। परंतु वस्तु स्थिति यह प्रतीत होती है कि जैसे सी वाई चिंतामणि का मत है कि राजनीतिक उद्देश्यों से राष्ट्रीय सम्मेलन का विचार कई व्यक्तियों के मन में उठा था, वह 1885 में क्या हो गया? चरितार्थ हुआ। मतलब क्या कि चिंतामणि का कहना यह था, चिंतामणि का यह कहना था कि बहुत सारे लोगों के मन में तो यह सवाल उथल पुथल हो ही रहा था 1857 के बाद कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एकजुट होकर क्या करना चाहिए? मीटिंग करनी चाहिए और एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए जो कि क्या कर सके, हमें इस आंदोलन में और आगे बढ़ा सके। तो यह तो दिमाग में चल ही रहा था, लेकिन जो है ना, कौन कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि ये ए.ओ. ह्यूम ही कर सकते थे, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अधिवेशन की बात आती है। किसकी बात आती है? अधिवेशन की बात आती है। ठीक है, किसकी बात आती है? अधिवेशन की बात आती है। तो अधिवेशन पे चलते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से प्रारंभ होने वाले और 1947 तक के अधिवेशन बहुत सारे हैं, उसके बारे में आपके सामने लेके आ रहा हूं। ठीक है, ये हमारा क्या है? अधिवेशन है। कौन सा अधिवेशन कब हुआ था, कहां हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। और इतना अधिवेशन याद नहीं रखना, जो जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है ना, हम आपको बस वही बताएंगे। ये तो पूरा अधिवेशन का लिस्ट है, बस हम वही बताएंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा बीपीएससी क्वेश्चंस कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं? तो पहला तो पूछा ही जाता है, पहला बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पूछा ही जाता है। तो पहला 1800 कब होता है? 85 बंबई में होता है। कहां होता है? बंबई में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, दूसरा कौन होता है? 1886। कौन? दूसरा 1886 ये कलकत्ता अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी होते हैं। अब देखिए कि स्टार्टिंग के 3 ऐसे हैं ना जो कि पूछे जाते, VVIP है, ये तीनों क्या है हमारे? VVIP है। ठीक है, VVI है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पिछले बार का क्वेश्चन एक आया था कि कांग्रेस ने तीसरा अधिवेशन जब हुआ था तो ये कहां हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो तीसरा अधिवेशन जो है वो मद्रास में हुआ था, आज में वो चेन्नई हो गया, लेकिन पहले क्या था? मद्रास था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चौथा 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल है, सर विलियम, ये सब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको सारा पीडीएफ में मिल जाएगा। और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहां से नोट करते हुए चलिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो एक आता है छठा जो है 1890, ये कलकत्ता में हुआ था। कौन? फिरोज शाह मेहता। कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद अब बात आती है कहां से? 21वीं। कहां से? 21वीं 1905।
अब देखिएगा ना कि कांग्रेस का जब 20वां अधिवेशन होता है तो ये जो स्टार्टिंग का 20 साल था कांग्रेस का, 1885 से 1905 तक जो ये 20 साल था कांग्रेस का, इसको कांग्रेस का बैगर पीरियड कहा जाता है। इसमें कांग्रेस जो है ना सिर्फ अंग्रेजों का क्या किया करते थे, जी हजूरी किया करते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था इनका काम। ठीक है, मतलब जो भी करना है कांग्रेस से, अंग्रेजों से पूछ के करना है, जो भी करना है अंग्रेजों से पूछ के करना है। इसके बाद कांग्रेस का बैगर पीरियड यहां पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है बंगाल विभाजन के बाद। तो 1905 में क्या देखने को मिलता है, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन में कौन सा, ये जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहां हुआ था, बनारस में हुआ था। कहां हुआ था, बनारस में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो अब आगे आते हैं 1906 की। किसकी बात करते हैं, 1906 की बात करते हैं, कलकत्ता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसको टिक कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट 1907 का जो अधिवेशन होता है वो सूरत अधिवेशन होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर रास बिहारी बोस होते हैं। और इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस क्या हो जाता है ना, नरम और गरम दल में क्या हो गया, बट गया। क्या हो गया, नरम और गरम दल में क्या हो गया, बट गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1908 मद्रास हो गए। इसके फिर से रास बिहारी बोस। फिर लाहौर अधिवेशन, पहला लाहौर अधिवेशन, मदन मोहन मालवीय। कौन है इसके अध्यक्ष, मदन मोहन मालवीय है। और ये कब होता है, 1909 में होता है। कब होता है, 1909 में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं अब कहां पे, तो इसके बाद यहां से तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं 1919 की। कब की बात होती है, 1919 की बात होती है। और 1919 में एक चीज और चलते थोड़ा सा, 1917 का जो अधिवेशन होता है ये कलकत्ता में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट। कौन होते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट होते हैं। आप लोग के पास ये होमवर्क नहीं है, ये अब भी आप कमेंट में बताइएगा कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिलकर किस पार्टी की स्थापना, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं। जल्दी से आप कमेंट में बताइएगा, प्लीज जल्दी जल्दी आप कमेंट में बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों मिलकर किस चीज की स्थापना करते हैं, जल्दी से आप बताइएगा। तो इसके बाद बात करते हैं ये कब होम रूल की स्थापना होती है, 1916। कब होती है, होम रूल की स्थापना 1916 में होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो अब हमारा आता है 1919। किसकी बात करते हैं, 1919। वो हमारे लिए वो साल जो कि सबसे काला साल के नाम से जाना जा सकता है। मतलब क्या कि ब्लैक ईयर के नाम से बोल सकते हैं उसको, क्योंकि इसमें रॉलेट एक्ट आ गया, इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, बहुत सारी चीजें इस साल हुई थी जो कि अमृतसर में हुआ था। कहां हुआ था, अमृतसर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे इसके अध्यक्ष, पंडित मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1920 की विशेष अधिवेशन। 1920 में क्या होता है, एक विशेष अधिवेशन होता है जिसका कहां होता है, ये कलकत्ता में होता है। और इसके अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं, लाला लाजपत राय होते हैं। कौन होते हैं, लाला लाजपत राय होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1921 अहमदाबाद। 1921 अहमदाबाद, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हकीम अजमल खान। अब 1922 अपना गया में होता है। कहां होता है, गया में। और इसके अध्यक्ष होते हैं देश बंधु चितरंजन दास। लेकिन जब 1922 डेट हमारे सामने आया तो 1922 में क्या हुआ था, जिसके वजह से असहयोग आंदोलन को क्या करना पड़ा, कॉल ऑफ करना पड़ गया, बुलाना पड़ गया, खत्म करना पड़ गया उसको। 1922 में क्या हुआ था, जल्दी से आप फटाफट कमेंट में बताइएगा कि 1919 में हुआ क्या था। 1922 में क्या हुआ था जिसके वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को कॉल ऑफ करना पड़ गया था, जल्दी से बताइए आप लोग। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, 1922 में क्या हुआ था, चोरी चोरा कांड। बिल्कुल मेहताब सर, चोरी चोरा कांड, जिसके वजह से असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया गया,
कॉल ऑफ कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे। तो 1923 में काकीनाडा, 1923 में कहा काकीनाडा, मौलाना मोहम्मद अली, कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली थे। ठीक है जी, स्वर्णा मैम जी, स्वर्ण सिंह, सॉरी सर, ये आपके कौन है? चोरी चोरा कांड। ठीक है, तो चोरी चोरा कांड के वजह से ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर लिया गया? कॉल ऑफ कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बेलगांव। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बेलगांव का क्या है? बेलगांव 1924 इसलिए है क्योंकि कौन आ गए हैं? अब आ गए हैं महात्मा गांधी। कौन आ गए हैं? महात्मा गांधी आ गए हैं। इनका पहला अधिवेशन था, इनका क्या था? पहला अधिवेशन था महात्मा गांधी का। तो ये कहां? बेलगांव में हुआ था 1924 में। कहां हुआ था? 1924 में। और 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब साइमन कमीशन का आह्वान किया गया तो 1927 मद्रास अधिवेशन, कौन है? मुख्तार अहमद अंसारी। कौन है? मुख्तार अहमद अंसारी। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू, जो कि कलकत्ता अधिवेशन था। जी अजय यादव सर जी, चोरी चोरा कांड ही था। ठीक है, सही है, बिल्कुल सबका सही है। ठीक है, मतलब बस ये हो रहा है क्या कि ऐसे जैसे है ना, लग रहा है कि आप लोगों का सबका पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से टॉपिक क्लियर हो गया है। ठीक है, तो बस ये तो हमारा एक तरह से टेस्ट चल रहा है, ये हमारा क्या सीक्वेंस चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? ये भी आप बता ही दीजिए। जब इतना बता रहे हैं तो प्लीज बता दीजिए कि 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1932 में ही कौन सा पैक्ट साइन किया गया था। यह भी फटाफट आप लोग बता दीजिए कि 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1932 में कौन सा पैक्ट साइन किया गया था। आप लोग फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा कि 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में कौन सा पैक्ट हुआ था। जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो कहता है क्या कि 1934 में बंबई अधिवेशन, जो कि बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद। लखनऊ अधिवेशन, कौन आते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन आते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1947 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 56वां अधिवेशन। 1947 में कौन सा? 56वां अधिवेशन, जो कि दिल्ली में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जी बिल्कुल, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1932 दिल्ली अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष चुना गया था। 1932 के दिल्ली अधिवेशन में, 1932 के दिल्ली अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय को क्या चुना गया था? ये इनको चुना गया था क्या? इनको अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखता है? परंतु उनके कारावास में होने के कारण अमृत रणछोड़ दास सेठ को कार्यकारी अध्यक्षता सौंपी गई। साथ में M.A. अंसारी और S.S. करवासर, राजेंद्र प्रसाद और सरोजिनी नायडू तथा अब्दुल कलाम आजाद की कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, तो अध्यक्ष किनको चुना गया? मदन मोहन मालवीय को। लेकिन जब ये क्या थे? जेल में थे ना, तो जेल में होने के वजह से किनको M.A. अंसारी, S.S. करवासर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू और अब्दुल कलाम आजाद, इन सबको कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। इन सबको क्या चुना गया? कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखते हैं? 1933 के अधिवेशन के अध्यक्ष भी मदन मोहन मालवीय चुने गए, परंतु अब भी कारावास में उनके निरुद्ध होने के कारण श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। मतलब क्या? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो बार जिनको अध्यक्ष चुना गया था वो कौन थे, जो कि कभी भी वो दोनों बार अध्यक्षता में शामिल हुए ही नहीं। तो वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। एक कब हुए थे?
एक हुए थे आपका 1932, कब हुए थे 1932, और एक कब हुए थे 1933, और दोनों बार ये कहां चले गए थे, ये कहां थे, कारावास में थे। कहां थे, कारावास में थे, जिसके वजह से इनके जगह पे किसी एक को जो है ना अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भेजा गया। 1933 में किनको भेजा गया, श्रीमती नलिनी सेना गुप्ता को भेजा गया, श्रीमती नलिनी सेना गुप्ता को भेजा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या देखते हैं कि कहता है 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल के नेतृत्व में मुख्य मांगे थी। क्या क्या था, एक तो नमक कर में क्या थी, कमी, एवं शिक्षा पर व्यय में वृद्धि। ठीक है, तो जब कौन थे, जॉर्ज यूल क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं 1888 के इलाहाबाद सेशन के, तो इनका मांग क्या क्या था, मांग इनका था कि शिक्षा पर व्यय ज्यादा किया जाए, एजुकेशन पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, साथ साथ में जो नमक के ऊपर कर लगता है ना, नमक के ऊपर कर को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ठीक है, कम कर दिया जाए, खत्म नहीं किया जाए, कम कर दिया जाए। इसी अधिवेशन में संविधान निर्माण पर भी क्या दिया गया, बल दिया गया, और इसके कुल सदस्य कितने थे, 1248 थे। कौन थे, कितने थे, 1248 थे। इसके बाद बात करते हैं, कहता है 1889 में बंबई में विलियम वेडरबर्न के नेतृत्व में मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले वोट देने का जो आयु है ना वो 21 वर्ष किस अधिवेशन में निर्धारित किया गया था, तो वो कौन से अधिवेशन, वो आपका 1889 के बंबई अधिवेशन में निर्धारित किया गया, और साथ साथ में इसके किसके नेतृत्व में किया गया, विलियम वेडरबर्न। कौन थे, विलियम वेडरबर्न के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इसके टोटल सदस्य कितने थे, 1889। कितने थे, 1889 थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1891 में नागपुर में पी आनंद चारुल के नेतृत्व में कांग्रेस का एक और नाम राष्ट्रीयता रखा गया। क्या रखा गया, राष्ट्रीयता। कांग्रेस का एक और नाम रखा गया राष्ट्रीयता। ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं 1895 में पूना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में संविधान का दोबारा विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1896 के कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग कहीं पे। कब 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। और कौन थे अध्यक्ष, रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में सबसे पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गाया। क्या गाया, वंदे मातरम गाया। ठीक है, इसके बाद 1916, कब 1916, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन हुआ। क्या हुआ, पुनर्मिलन हुआ। ठीक है, मतलब दोनों फिर से अब आ गले मिले। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1918 में दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अधिवेशन संपन्न हुआ। इसमें गरम दल के सदस्य अधिक थे, इसलिए बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष चुने गए। उन्हें सिरोल केस के तहत इंग्लैंड जाना पड़ा। अंततः मदन मोहन मालवीय जी अध्यक्ष हुए। ठीक है, मतलब क्या कि अगर बाल गंगाधर तिलक जी इंग्लैंड नहीं जाते सिरोल केस में, सिरोल मामले में, तो वो ही अध्यक्ष होते 1918 के दिल्ली अधिवेशन के। लेकिन ये जब इंग्लैंड चले गए तो इनके जगह पर कौन अध्यक्ष बन गए, मदन मोहन मालवीय बन गए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अधिवेशन में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की गई। इस अधिवेशन में किसकी मांग की गई, आत्मनिर्णय के अधिकार की क्या की गई, मांग की गई। इसके बाद बात करते हैं 1920 में नागपुर में विजय राघवाचार्य के नेतृत्व में अधिवेशन हुआ, और इसमें भाषा के आधार पर देश और प्रांतों को विभाजित किया गया। अब फटाफट आप लोग यहां से एक कमेंट में, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। और कल जैसे ही हम आएंगे आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर देना होगा। इसका होमवर्क यह है आपका कि सबसे पहले भाषाई आधार पर बना राज्य कौन सा है, भाषाई आधार पर बना राज्य कौन सा है, भाषाई आधार पर बना राज्य कौन है। और साथ साथ में आप यह भी बताइएगा, दूसरा क्वेश्चन, कि किस आयोग के कहने पर भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मंजूरी दी गई थी। आप यह भी बताइएगा फटाफट। ठीक है, यह आपका होमवर्क होगा, यह आपका क्या होगा, होमवर्क होगा।
आगे बढ़ते हैं तो कहता है क्या, आगे बढ़ते हैं तो कहता है 1921 में अहमदाबाद में अध्यक्ष पद हेतु चित्तरंजन दास का चुनाव किया गया, मगर उनके जेल में होने के कारण अध्यक्ष हकीम अजमल खान हुए। कौन थे? हकीम अजमल खान हो गए। ये सब अब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल मेहताब सर आंध्र प्रदेश ही है, वो बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा सर, इसका पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। हाँ रवि सर, रंजीत, हाँ रंजीत सर बिल्कुल मिल जाएगा इनका पीडीएफ। ठीक है, आगे बात करते हैं 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी करते हैं। इसके बाद बात करते हैं 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता संपन्न अधिवेशन में क्या हो गया? खदर पहनना अनिवार्य, या फिर खादी जिसको बोल सकते हैं, खादी पहनना क्या कर दिया गया? अनिवार्य घोषित कर दिया गया। मतलब अब जितने भी लोग क्या करके आएंगे, मतलब अधिवेशन में आएंगे, सब कोई खादी पहनकर आएंगे। क्या पहनकर आएंगे? खादी पहनकर आएंगे। तो ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो कि आप देखिएगा। ठीक है, ये